दोस्तों, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे मार देंगे, तो एक्चुअली उनका ये इशारा किस तरफ था, आज इसी पर ही हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन थे और उन्हें क्यों मारा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन की। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने कानून की मास्टर डिग्री हासिल की। उसी साल मिडिल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। वो पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन में बैनुल अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। वो कुछ अर्सा तक मुस्लिम लॉ कॉलेज जो कि कराची में है उसमें लेक्चरार भी रहे और 1953 में वो सिंध हाई कोर्ट में वकालत भी करते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जो उससे पहले कई वजारतों पर काम कर चुके थे, जिनमें शामिल है वज़ीर तिजारत, वज़ीर अक़लीती अमूर, वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर सनअत व कुदरती वसाइल और अमूर कश्मीर और वज़ीर ख़ारजा जो कि उनकी पहचान बनी, वो ड्यूटी भी उन्होंने अदा की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और वो उसके पहले चेयरपर्सन बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइडियाज़ पर 25 सितंबर 1969 को OIC बनाई गई, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और बाद में इसका नाम चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन रख दिया गया। OIC के तहत OIC के तमाम मेंबर दुनिया भर के 1.2 अरब मुसलमानों के मफादात के लिए काम करेंगे, जिसमें शामिल था मशरक़ी वस्ता, शुमाली, मगरबी और जनूबी अफ्रीका, वस्त एशिया, यूरोप, जनूब मशरक़ी एशिया और बरसगीर और जनूबी अमेरिका वगैरह। भुट्टो के इस आइडिया पर सबसे पहले शाह फैसल जिनका तल्लक सऊदी अरब से था, अनवर सदात जिनका तल्लक मिस्र से था और वो मिस्र के सदर थे, और लीबिया के सदर माउमर मोहम्मद गजाफी जो थे, उन्होंने सबसे पहले साइन किए। और OIC में अब तक 57 यानी कि 57 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक शामिल हैं। OIC का बनना ही था कि मुसलमान और स्पेशली ये 4 हीरो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शाह फैसल, अनवर सदात, कर्नल गजाफी यूरोप और मगरबी ममालिकों की नज़र में खटकने लगे। और एक दफ़ा फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइडियाज़ पर ये चारों ममालिक मुत्तफ़िक़ हो गए कि क्यों ना हम अपनी इस्लामिक करेंसी शुरू करें जिसमें ये 57 ममालिक आपस में एक दूसरे से तिजारत कर सकें। और ये करेंसी के बारे में किसी हद तक फाइनल भी हो गया। और ये वो आइडिया है जो यूरोप ने जनवरी 2001 में अपनाया और सिंगल करेंसी यूरोपियन यानी के नोट को जारी कर दिया। जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो 26 साल पहले यूरोप की सोच से 26 साल पहले इस आइडिया को लेके आए और इसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे। इस आइडिया से तमाम मुस्लिम ममालिक की इकानमी मजबूत होने वाली थी और इस आइडिया से सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को था, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तजारत होती है वो डॉलर के अंदर ही हो रही है। 1 जनवरी 1974 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, जिसे पहले तमाम आलमी बैंक कंट्रोल करते थे। पाकिस्तान के बैंकों को नेशनलाइज करने से पाकिस्तान को तो फ़ायदा हो ही रहा था, लेकिन इससे आलमी बैंकरों को नुकसान हो रहा था। और इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दफ़ा फिर आलमी कुव्वतों को, आलमी बैंकरों को ललकार दिया। और इसके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान में एटॉमिक पावर पर काम करना शुरू किया तो इस पर भी अमेरिका खफा नज़र आया और उन्होंने कहा कि इसको बंद कर दिया जाए, और उसके लिए हर तरह की कोशिश की गई। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फ़ौज पाकिस्तान एक ही प्लेटफार्म पर थे और दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को हर सूरत में कामयाब किया। और फिर भुट्टो को एक धमकी मिली, और धमकी में क्या कहा गया, फिर हम तुम्हें एक दहशतनाक मिसाल बना देंगे। ये वर्ड्स किसने कहे थे ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये तमाम दोस्त एक दूसरे से कैसे बिछड़े। तो सबसे पहले हैं फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जिन्हें लोग शाह फैसल कहते हैं। 14 अप्रैल 1908 को वो सऊदी अरब के शहर रियाद में पैदा हुए। शाह फैसल शुरू ही से समझदार और बासलाहियत इंसान थे। शाह फैसल ने नौजवानी में ही अहम कारनामे अंजाम देना शुरू कर दिए थे। हजाज उन्होंने ही फतह किया था और 1920 में उन्हें हजाज का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया था। 1934 में जो यमन के खिलाफ कामयाब फौजी ऑपरेशन किया गया था उसकी क़यादत शाह फैसल ने ही की थी।
शाह फैसल 2 नवंबर 1964 से लेकर 25 मार्च 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। शाह फैसल को 25 मार्च 1975 को उनके भतीजे ने शाही दरबार में गोली मारकर हलाक कर दिया था, यानी उनकी मौत भी तभी नहीं हुई थी और उनके बाद उनके भाई खालिद बिन अब्दुल अजीज तख्त पर बैठे थे। और शाह फैसल के बाद बारी आई चेयरमैन भुट्टो पाकिस्तान एटमी ताकत के ममार जो थे उनकी। 1 जनवरी 1974 को, जैसे मैंने पहले बताया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के बैंकों को नेशनलाइज किया और उन्हें एक धमकी भी मिली जिसमें कहा गया कि हम तुम्हें एक दहशतनाक मिसाल बना देंगे। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और अपनी जान से वो हाथ धो बैठे। इसी सीरियल किलिंग की तीसरी कड़ी में शामिल थे उन 4 दोस्तों में फील्ड मार्शल अनवर सादात। फील्ड मार्शल अनवर सादात मिस्र के एक फौजी सियासतदान थे और उन्होंने 15 अक्टूबर 1970 से लेकर 6 अक्टूबर 1981 तक मिस्र के तीसरे सदर रहे। वो मिस्र और मगरब में जदीद तरीक के बासर तरीन मिस्री और मशरक के वस्ता की शख्सियत समझे जाते थे। अनवर सादात 25 दिसंबर 1918 को दरिया नील के इलाके में एक कस्बे में पैदा हुए। उनके वालिदैन काफ़ी गरीब थे। उनके वालिद मिस्री जबकि उनकी वालदा सूडानी थीं। अनवर सादात ही वो हीरो हैं जिन्होंने बरतानिया के कब्जे से मिस्र को छुड़ाने के लिए कोशिशें की। अनवर सादात ने मिस्री हुकूमत में कई ओहदों पर काम किया। 1974 में उन्हें सदर जमाल अब्दुल नासर का नायब मुकर्रर किया गया और उन्होंने इस ओहदे पर 1966 तक काम किया और 1970 में जब जमाल नासर को दिल का दौरा पड़ा और उनकी हलाकत हो गई तो उन्होंने सदारत संभाली। अब हम बात करते हैं कि अनवर सादात कैसे मारे गए और मुल्क के हालात कैसे ख़राब हुए। 6 मार्च 1981 को लीबिया की सरहद के करीब हेलीकॉप्टर गिरने से 13 फौजी अफसरान हलाक हो गए, जबकि कानून के मुताबिक 2 से ज़्यादा जर्नैल एक गाड़ी में नहीं बैठ सकते, जबकि उसमें 14 जर्नैल शामिल थे। 14 जर्नैलों की हलाकत के साथ साथ हेलीकॉप्टर का पायलट क्या बच गया, और ये सवाल अवाम ने उठाया वो कैसे बच गया, और अवाम अनवर सादात के खिलाफ हो गई। अनवर सादात ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए दानश्वरों को, यूनिवर्सिटीज के जो सरबराह थे उन्हें और तुलबा तंजीमों को बैन कर दिया और बहुत सारे लोगों को कैद खाने में डाल दिया। जब ये ऑपरेशन कामयाब हुआ तो 6 अक्टूबर को काहिरा में यौम फतह परेड के तौर पर मनाया गया। 6 अक्टूबर को काहिरा के अंदर जब यौम फतह परेड चल रही थी तो उसी के दौरान उन पर हमला हुआ और उस हमले में वो कत्ल कर दिए गए। उन पर हमला करने वाले का नाम था खालिद अस्लाम बोली और उन्हें बाद में अप्रैल 1982 को सजाए मौत दे दी गई थी। अनवर सादात के बाद मुल्क के नए सदर हस्नी मुबारक मुंतखब हुए। दोस्तों, अब हम आखिर पर बात करते हैं उन 4 दोस्तों में आखिरी दोस्त की, जिनका नाम है कर्नल कज़ाफ़ी। कर्नल कज़ाफ़ी 7 जून 1942 को कसरे अबू हादी लीबिया में पैदा हुए हैं। उनका असल नाम मामूर कज़ाफ़ी है, लेकिन उन्हें लोग कर्नल कज़ाफ़ी के नाम से जानते हैं। कर्नल कज़ाफ़ी 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया के रहनुमा रहे हैं। वो अफ्रीका की तमाम रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा अफ्रीका बनाने के हक में थे, जिसमें 53 अफ्रीकी ममालिक शामिल थे, और उन्होंने कर्नल कज़ाफ़ी को अफ्रीकी इत्तेहाद का चेयरमैन भी चुना हुआ था। कर्नल कज़ाफ़ी और भुट्टो के आपस में बहुत अच्छे तल्कात थे और इसी तल्कात की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, डॉक्टर और लेबर तबका भी वहाँ पर जाकर उन्होंने काम किया और वहाँ पर अच्छा काम करने के सबब उन्हें अच्छा रोज़गार भी मिला और दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ गए। 2011 में नेटो और कबायली बागियों ने कज़ाफ़ी के खिलाफ जंग शुरू कर दी और 20 अक्टूबर 2011 को वो अपने आबाई शहर सर्त में हमलावरों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, इस सारी वीडियो से आप यकीनन जान गए होंगे कि ये OIC के 4 बड़े मेंबरान कैसे कत्ल हुए और इनके पीछे किनका हाथ था। आखिर पर दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में 2 बैल रहते थे, एक सफ़ेद बैल था और एक लाल रंग का था। दोनों जब भी शेर उनको शिकार करने के लिए आता था तो वो उसका मुकाबला करते थे। एक दिन शेर ने प्लान बनाया कि मैं एक बैल को अपना दोस्त बनाता हूँ किसी तरीके से, और उस तरह उसने चाल चली कि ए लाल बैल,
मैं तुम्हें फ्यूचर में इस एरिया की बादशाह दे दूंगा, तो मेरे साथ मिल जाओ। लाल बैल उसके साथ मिल गया और दूसरा सफ़ेद बैल जो था वो अकेला रह गया। कुछ दिनों के बाद शेर ने लाल बैल के साथ मिलकर सफ़ेद बैल का शिकार कर लिया। सफ़ेद बैल कहता रहा कि ए लाल बैल, तू तो मेरा दोस्त है और मेरे जैसा है, तू इसका साथ छोड़ और मुझे बचा। लेकिन उसने नहीं बचाया और शेर ने बड़े अच्छे तरीके से सफ़ेद बैल का शिकार कर लिया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे तो शेर ने फिर क्या किया, लाल बैल का भी शिकार कर लिया। जब वो लाल बैल का शिकार कर रहा था तो लाल बैल बचाने के लिए कुछ नहीं आवाज़ें लगा रहा था, बल्कि ये कह रहा था कि मैं तो उसी तो मर गया था जिस दिन शेर ने सफ़ेद बैल का शिकार किया था। यानी सबकी बारी लगी हुई है। अगर आप मेरी राय से इख्तलाफ रखते हैं तो यकीनन अपने कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।